अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत में तकनीकी और डिजिटल इनकलाब जारी है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम से लेकर ज़राअत में ड्रोन्स के इस्तेमाल के लिए सरकारी खरीदारी तक अब भारत इख्तिरा के ज़ेर क़यादत मुस्तक़बिल की जानिब पेशरफ्त कर रहा है। आज जर्मनी के शहर म्यूनिक में कम्युनिटी की एक तकरीब में भारतीय बरादरी से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि भारत आदद और शुमार की खपत, आदद और शुमार की कीमतों और यहाँ तक कि डिजिटल लेन देन में नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान ने यह दिखाया है कि जमहूरियत सब कुछ फराहम कर सकती है और उसने फराहम किया है। मोदी ने कहा कि आज हम फख्र से कह सकते हैं कि भारत मादर जमहूरियत है। मोदी ने कहा कि आज ही के दिन 1975 में भारत में इमरजेंसी नाफिज की गई थी, जो मुल्क की तारीख में एक सियाह बाब है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी जमहूरी इक़दार ही थी जिनकी वजह से इमरजेंसी का सामना किया जा सका। उन्होंने कहा कि हम भारतीय अपनी जमहूरियत पर फख्र करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सकाफत, खुराक, मलबूसात, मौसीकी और रिवायात का तनों हमारी जमहूरियत को जामे बनाता है। उन्होंने कहा कि ये तनों हमें मजबूत तर करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। मोदी ने कहा कि आज नया भारत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 में पेश है। देश और नीयत साफ है, गांव शहर सब जुड़ रहे हैं जैसे एक साथ हो। इच्छा शक्ति ऐसी प्रबल है, देश की रग में जश्न अव्वल है। नॉन-स्टॉप इंडिया का संकल्प है, नॉन-स्टॉप इंडिया का संकल्प है, नॉन-स्टॉप इंडिया का संकल्प है, नॉन-स्टॉप इंडिया का संकल्प है। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी जाना जाता है। आज 26 जून है। जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है, आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल का कालखंड, इमरजेंसी भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है। लेकिन इस काले धब्बे पर सदियों से चली आ रही लोकतांत्रिक परंपराओं की श्रेष्ठता भी पूरी शक्ति के साथ विजयी हुई। लोकतांत्रिक परंपराएं इन हरकतों के लिए भारी पड़ी है। भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने की सारी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया। हम भारतीय कहीं भी रहे, अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं। और हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी जाना जाता है। आज 26 जून है। जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है, आज से
महाराष्ट्र के पॉलिटिकल ड्रामे की जो स्क्रिप्ट गुवाहाटी में बैठकर लिखी जा रही है उसे सच करना इतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे एमएलए का आंकड़ा पूरा होने का दावा कर रहे हैं, वहीं बाकी एमएलए में कुछ के संजय रावत के राब्ते में होने की बात सामने आई है। दरअसल बागी एमएलए 4 दिन से गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू में हैं। वहां लगातार मीटिंग्स हो रही है। इसमें शिवसेना के और एमएलए तोड़ने की कवायद पर काम हो रहा है। उधर एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास शिवसेना के 38 एमएलए हैं। जरा की माने तो इनमें से 20 एमएलए संजय रावत के साथ राब्ते में हैं। एकनाथ शिंदे इस बात से बखूबी वाकिफ है कि गुवाहाटी में मौजूद कुछ एमएलए महाराष्ट्र जाते ही शिवसेना की गोद में जाकर बैठ सकते हैं। ऐसा होने पर ये सारी कवायद औंधे मुंह ठीक ऐसे ही गिरेगी जैसे अजीत पवार वाले मामले में हुआ था। इसलिए वो शिवसेना के कुछ और एमएलए का इंतजार कर रहे हैं। शिंदे चाहते हैं कि उनके पास शिवसेना के ही 42 एमएलए हो जाएं ताकि पहले से मौजूद कुछ एमएलए अगर टूटते हैं तो उनकी अक्सरियत का आंकड़ा कायम रहे। इधर शिंदे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। जिन 16 एमएलए की रुकनीयत रद्द करने के लिए डिप्टी स्पीकर नरहरि सीताराम ने नोटिस दिया, उसका कानूनी जवाब क्या दिया जाएगा, इस पर काम किया जा रहा है। इसके खिलाफ पीर के रोज शिंदे ग्रुप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहा है। आज इस मामले में कानूनी सलाहें ली गई। कोशिश सिर्फ यही है कि किसी तरह से इन 16 एमएलए की रुकनीयत बरकरार रहे और शिंदे शिवसेना के लीडर बने रहे। एक और खबर यह भी आई है कि कल उद्धव ठाकरे मुंबई में एक रैली निकालेंगे। उस रैली में वो अपनी आगे की जो स्ट्रैटेजी होगी उसका खुलासा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में सियासी बहरान के दरमियान शिवसेना की तरफ से बागी अरकान असेंबली के खिलाफ मुसलसिल एहतजाज किया जा रहा है, जिसके पेश नजर बागियों ने महाराष्ट्र हुकूमत से अपनी और खानदान की हिफाजत का मुतालबा किया था। अब इस मामले को लेकर मरकजी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी हुकूमत बागी शिंदे धड़े के 16 अरकान असेंबली के घरों पर सिक्योरिटी फराहम करेगी। मरकजी हुकूमत ने फैसला शिंदे धड़े की अपील के बाद लिया। हफ्ता यानी 25 जून को एकनाथ शिंदे धड़े ने मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और गवर्नर को खत लिखा था, जिसके बाद अब उनके अहले खाना को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। आज शाम तक तमाम अरकान असेंबली के घरों पर सीआरपीएफ अहलकार तैनात कर दिए गए हैं। उन अरकान असेंबली को वाइट प्लस जमरे की सिक्योरिटी दी गई है। मरकजी हुकूमत से पहले एकनाथ शिंदे के धड़े ने महाराष्ट्र हुकूमत से भी अपने खानदान के लिए सिक्योरिटी तलब की थी। ताहम उसके जवाब में रियासती हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि अरकान असेंबली की सिक्योरिटी में कोई कटौती नहीं की गई। इसके साथ जिन अरकान असेंबली के घरों में तोड़फोड़ की गई वहां पुलिस फोर्सेस तैनात करने की भी हिदायत जारी की गई है। इस दौरान आजाद रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने भी बागी अरकान असेंबली के अहले खाना के लिए सिक्योरिटी का मुतालबा किया था। शिवसेना रहनुमा और राज्यसभा रुकन संजय रावत ने आसाम की गुवाहाटी में डेरा डाले हुए बागी अरकान असेंबली पर तंज कसा और कहा कि उन्हें देर सवेर मुंबई लौटना ही होगा। शिवसेना की नाअहलियत की अर्जी पर 16 बागी अरकान असेंबली को नोटिस देने वाले डिप्टी स्पीकर नरहरि जरवाल की तस्वीर पोस्ट करते हुए रावत ने ट्वीट किया कि अरकान असेंबली गुवाहाटी में लंबे वक्त तक नहीं रह पाएंगे और उन्हें मुंबई की चौपाटी को लौटना ही होगा। इस दौरान शिवसेना के बागी रहनुमा एकनाथ शिंदे ने 40 से ज्यादा अरकान असेंबली का एक बड़ा ग्रुप बना लिया। उनकी बगावत से रियासत में महाविकास अघाड़ी हुकूमत के लिए खतरे के हालात पैदा हो गए हैं। हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या. हे मृत आहेत, त्यांचा बॉड्या येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला लटपटतायत तिकडे. हे 40 लोक जेव्हा उतरतील तेव्हा ते जिवंत नसतील म्हणाल. त्यांना माहिती आहे की जी आग पेटलेली आहे या आगीमध्ये काय होऊ शकतं. येऊन दाखवावं ते आणि प्रकाश सुरवणे येऊन दाखवावं. माझं चॅलेंज. हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, ही जिवंत मुल्क में 3 पार्लिमानी हलकों और 7 असेंबली सीटों के ज़मनी इंतखाबात के नतीजों का ऐलान किया गया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और दिल्ली में इन सीटों के लिए जुमेरात को डाले गए थे। उत्तर प्रदेश में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर और आजमगढ़ दोनों लोकसभा हलकों में ज़मनी इंतखाब जीत लिया है। बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद आसिम रजा को 42,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से हरा दिया, जबकि आजमगढ़ के बीजेपी पार्लिमानी सीट से
बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ ने दिनेश लाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्हें हरा दिया। उन्हें 8000 से ज्यादा वोटों से हराया। दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ समझी जाती थी। आजमगढ़ हलके से समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और रामपुर सीट से पार्टी रहनुमा आजम खान के इस्तीफे की वजह से ज़मीनी इंतखाबात कराना जरूरी हो गया था। दोनों रहनुमाओं ने इस साल के शुरू में उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली के लिए चुने जाने के बाद लोकसभा के अरकान पार्लियामेंट की हैसियत से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी ने असेंबली चुनाव में त्रिपुरा में बीजेपी ने 3 सीटें हासिल की हैं। वज़ीर आला मानिक साहा ने अपने करीब तरीन हरीफ कांग्रेस के उम्मीदवार आशीष साहा को 6104 वोटों से हरा दिया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को वाराणसी में इतवार को रिजर्व पुलिस लाइन मैदान में उड़ान भरने के फौरन बाद एक परिंदे के टकराने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। मौसूल इत्तला के मुताबिक वाराणसी से लखनऊ रवाना होने के लिए योगी के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी ही थी कि एक परिंदे के टकराने की वजह से 10 मिनट के अंदर ही पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराकर तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया। वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने के कुछ वक्त बाद ही वापस रिजर्व पुलिस लाइन मैदान में बाहिफाजत उतार लिया गया। उन्होंने बताया कि सुबह तकरीबन 9:30 बजे हेलीकॉप्टर की बाहिफाजत इमरजेंसी लैंडिंग के बाद योगी पुलिस लाइन से सड़क के रास्ते वाराणसी के बाबतपुर में वाक़ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए, जहां से वो रियासती हुकूमत के तैयारे से लखनऊ रवाना होंगे। काबिल जिक्र है कि योगी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हफ्ते को वहां पहुंचे थे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मुल्क के सुलगते हुए मसाइल के हवाले से एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान के बाशिंदगान जद्दोजहद कर रहे हैं तो वजीर आजम मोदी तवज्जो हटाने के लिए नया मंसूबा तैयार करने में मसरूफ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम ने तवज्जो हटाने के फन में महारत हासिल की है, लेकिन इससे बेरोजगारी की हमावक्ती शरह, 30 साल बुलंद होलसेल इंडेक्स और LIC से वाबस्ता डिवैल्यूएशन मसाइल पर पर्दा नहीं डाला जा सका। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म की तवज्जो हटाने के फन की महारत इन आफात को छुपा नहीं सकती। डॉलर के मुकाबले में हिंदुस्तानी रुपया 78 पर, LIC की इक़दार में $17 बिलियन की कमी वाक़े, WPI अफरात-ए-ज़र 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर, बेरोजगारी की शरह अब तक की बुलंद तरीन सतह पर, DHLF के जरिए अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला किया गया। इससे पहले हफ्ते के रोज कांग्रेस ने कहा था कि हिंदुस्तान के अब तक के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के तार बीजेपी से जुड़े हैं। कांग्रेस ने कहा कि DHFL नामी कंपनी ने बैंकों के कंसोर्शियम से 34,000 करोड़ रुपए का धोखा दिया। इस कंपनी के बीजेपी के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। कांग्रेस की सीनियर कायद सुप्रिया श्रीयंत ने अग्निपथ स्कीम पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि फौज के बजट में कटौती करने का काम उन लोगों ने किया है जो अपने आप को फर्जी राष्ट्रवादी बताते हैं। आज मईशत को उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है कि फौज के बजट में कटौती करनी पड़ रही है। Only 2% have got jobs so far. So for a country where unemployment is the biggest problem, stop misleading people with your geographies. The scheme will remove casteism. That's promise from the truth. This government itself had actually gone to court and presented an affidavit which said, given the Naam Nishan motto of the Indian Armed Forces, it is important for them to stay up closely with it and it should not be done away with. They say other countries follow this. Yes, they do. Countries like Israel are taking quoting, but the reality is that they have compulsory military service. We do not. For most people young in Israel, in fact for all people young in Israel, compulsory military training is a bridge between education and another job. In our case, this is not compulsory. You go into military for 4 years, at the age of 23 you are a retired military professional. You are actually making our armed forces. Nobody, you should have listened to ex-chief of defense staff General Bipin Rawat, who said that the age limit should be increased for our jawans. They only have serving 17 years. They should actually serve for more time. The other big point that we keep making is that this scheme will reduce the burden on exchequer. Instead of increasing the expense on our defense, given the threats from China and how China has occupied our territory, to Pakistan,
reduced as a percentage of the total budget defense expenditure from 17.8 to 13.2%. And on top of that, you want to drive the country. You want to send people in uniform to defend what is essentially your thought-out measures. So in no unequivocal terms, we vehemently oppose this and we ask for असम में सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा कर रहे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का एहतराम करने के लिए एक नौजवान ने बहादुरी दिखाई। बता दें कि असम में सैलाब के हालात काफ़ी तशवीशनाक बने हुए हैं। कछार जिले का सिलचर इलाका पिछले 6 दिन से वहां पानी आ चुका है। आज सीएम ने इस इलाके का नाव के जरिए जायजा लिया। इस बीच एक नौजवान ने कमर तक पानी के बीच सीएम तक वो पहुंचा और उन्हें गमछा थमाया। गमछा एक तरह का एक कपड़ा होता है जो किसी के एहतराम में पहनाया जाता है। सैलाब के बीच सीएम का इस एजाज देने वाले इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है। वजीर आजम ने उस नौजवान से फिर कभी साथ में चाय पीने का वादा भी किया। आसाम में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। रियासत के 25 अजला में अब भी सैलाब से 25 लाख लोग मुतासिर हैं। सैलाब से मुतासिर इलाकों में फंसे कुछ लोगों ने सिलचर में खाने पीने की किल्लत की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका फायदा उठाते हुए मुनाफाखोरी भी हो रही है। इंडियन एयरफोर्स और दीगर इंस्टीट्यूशंस वहां पे सैलाब में राहत का काम भी कर रहे हैं और जो लोग सैलाब में फंसे हुए हैं उन तक ग़िज़ा भी पहुंचाई जा रही है। নিউ মার্কেটের ভিতর থেকে কি অবস্থা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। নিউ মার্কেটের ইয়েতে পুরো জলের মগ্ন। शर्ट आपका शर्ट फंसा हुआ आप जाओ आप Mahasarok, na? Yes, sir. Yes, sir. I think it will be done in 1 year. Okay, sir. Thank you, sir. So we are big fans, sir. I am extremely sorry. No. And Thank from you, brother. Medical College. Silchar Engineering Silchar College. Medical Medical College. College. I'll come I'll come sometime and have a cup of tea in your Okay, sure. Yeah. Sir, more for Talibo. হ্যাঁ এটা 100% আমি আসবে নেক্সট টাইম যখন শিলচরে আসবে আমাদের একটা কথা বাবু স্যার হ্যাঁ আপনি মানে ফার্স্ট সিএম শিলচর জি মানে ইমান শিলচর থাকিছে উই আর রেসপেক্ট লাস্ট নেক্সট টাইম शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए दोबारा तलब किया। वाज़ेह है कि मुंबई के पायधोनी पुलिस की जानिब से बीजेपी से मुअत्तल नुपुर शर्मा को दूसरी बार पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया। इससे कबल 25 जून को नुपुर शर्मा को पुलिस स्टेशन तलब किया गया था, लेकिन उनकी तरफ से इस नोटिस का कोई जवाब न मिलने पर दूसरी बार सम्मन भेजा गया। नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई हैं और इसके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा चुके हैं। ताहम अभी तक उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन काफी अहम हो गया था, लेकिन करप्ट ओहदेदारों और लापरवाह सिस्टम की वजह से करीब 6 महीने यानी जून 2021 से दिसंबर 2021 तक मरीजों को नकली रेमडेसिविर लगते रहे। करप्शन के इस खेल का खुलासा तब हुआ जब मरकजी वजारत सेहत ने एक कंप्लेनेंट विवेक गवारे की शिकायत पर जांच टीम बनाई और मामले की परतें उधेड़ी। जांच में सामने आया कि जून 2021 को पंजाब पुलिस ने रोपड़ से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप पकड़ी थी। पुलिस ने इसके सैंपल जांच के लिए हिमाचल की बद्दी लैब भेजे थे। वहां से सैंपल कोलकाता में वाक़ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में भेजे गए। जांच में सीडीएल ने पाया कि इनमें रेमडेसिविर ड्रग है ही नहीं, यानी ये नकली हैं। ये रिपोर्ट फौरी भेजने के बजाय लैब दिसंबर 2021 तक दबाए रही और नवंबर 2021 में इंजेक्शन
एक्सपायर हो गए ताकि नए सैंपल ना लिए जा सके। जून 2021 को सेंट्रल ड्रग्स लैब ने सैंपल पहुंचाने के बाद इन्हें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को भेजा। पीसीडी में जांच के सभी रिसोर्सेस नहीं है, इसलिए उसने सैंपल सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन रूम डिपार्टमेंट यानी CIRD को भेजे। जो कवायद है उसके मुताबिक सैंपल की जांच अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी UPLC से होनी चाहिए थी, मगर CIRD के सरबराह नंदिता शाह ने बिना कोई रिमार्क और UPLC जांच किए गए सैंपल PCD को वापस भेज दिए। फिर PCD सरबराह ने 25 जून 2021 को रिपोर्ट सैंपल सेक्शन को भेज दी। यानी ये पूरा मामला अगर देखें तो जो करप्ट पूरा सिस्टम है, सिस्टम की वजह से इस नकली रेमडेसिविर का खुलासा नहीं हो सका वक्त पर, और ये एक खेप तो पकड़ी गई थी। पता नहीं इसके अलावा कितने ऐसे नकली इंजेक्शन उन मरीजों को लगा दिए गए जिसकी वजह से कई लोगों की इसकी वजह से मौत हो गई। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। बीसीसीआई ने इतवार को यह मालूमात दी। बीसीसीआई ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तानी टीम के कप्तान रोहित शर्मा का हफ्ते के रोज रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ जिसमें वो कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। आलमी इदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बराए बैनुल-अक़वामी सेहत के ज़वाबित IHR की हंगामी कमेटी ने कहा कि मौजूदा मंकी पॉक्स के खतरे से निपटने के लिए इस वक्त की कोशिशों की जरूरत है, लेकिन आलमी सेहत की हंगामी हालत नहीं है। WHO की तरफ से जारी बयान के मुताबिक हालांकि कुछ अरकान ने अलग अलग ख्यालात का इजहार किया है। IHR हंगामी मीटिंग में कुछ अरकान ने वसी आबादी में मंकी पॉक्स वायरस के और फैलने के खतरे की वार्निंग दी थी। कमेटी ने इत्तेफाक राय से वाक़े की हंगामी सूरत हाल को कबूल किया और बीमारी के फैलने को काबू करने के लिए शदीद रद्द-ए-अमल कोशिशों की जरूरत जाहिर की। कमेटी ने यह भी सलाह दी कि कुछ हफ्तों के बाद वाक़े की बारीकी से निगरानी और जायजा लिया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि मुल्क के पास एक जामे वैक्सीन शील्ड होने के बावजूद कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना जरूरी है। आज अपने माना प्रोग्राम मन की बात में मोदी ने कहा कि हमने हमवतनों की कामयाबियों पर तबादला ख्याल किया। अब सबके दरमियान हमें कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी होंगी। हालांकि ये अमर बाइस इत्मीनान है कि आज मुल्क में वैक्सीन की एक जामे हिफाजती ढाल मौजूद है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमेशा की तरह इस बार भी मन की बात के जरिए आप सभी से जुड़ने का यह अनुभव बहुत ही सुखद रहा। हमने देशवासियों की सफलताओं और उपलब्धियों की चर्चा की। इस सब के बीच हमें कोरोना के खिलाफ सावधानी को भी ध्यान रखना है। हालांकि संतोष की बात है कि आज देश के पास वैक्सीन का व्यापक सुरक्षा कवच मौजूद है। हम 200 करोड़ वैक्सीन डोज के करीब पहुंच गए हैं। देश में तेजी से प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा रही है। अगर आपकी सेकंड डोज के बाद प्रिकॉशन डोज का समय हो गया है तो आप ये तीसरा डोज जरूर लें। अपने परिवार के लोगों को, खासकर बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज लगवाएं। हमें हाथों की सफाई और मास्क जैसी जरूरी सावधानी भी बरतनी ही है। हमें बारिश के मौसम में आसपास गंदगी से होने वाली बीमारियों से भी आगाह रहना है। आप सब सजग रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसी ही ऊर्जा से आगे बढ़ते रहिए। अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों, हमेशा की तरह इस बार भी मन की बात के जरिए आप सभी से जुड़ने का यह अनुभव बहुत ही सुखद रहा। हमने देशवासियों की सफलताओं और उपलब्धियों की चर्चा की। इस सब के बीच हमें कोरोना के खिलाफ सावधानी को भी ध्यान। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जारी एहतजाज के दरमियान मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि हुकूमत को इस स्कीम को वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी मुलाकात का वक्त दें तो वो उनसे बात करना चाहेंगे। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि मुल्क का
सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। हुकूमत को अग्निपथ स्कीम पर दोबारा गौर करना चाहिए। ये मंसूबा शर्मनाक है। इससे नौजवानों को नीचा दिखाया जाएगा और उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। मंसूबा वापस लिया जाना चाहिए। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि इसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए, क्योंकि पहले फौजी जवानों की बहुत इज्जत हुआ करती थी। इस मंसूबे के बाद उन्हें वो इज्जत नहीं मिलेगी। तीनों फौजों का मॉरल गिर जाएगा, फौज की अहमियत खत्म हो जाएगी और जवानों की अहमियत खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी खराबी यह है कि ये नौकरी सिर्फ 4 साल की है। इसके बाद नौजवान सड़क पर आ जाएंगे, उनकी शादी भी नहीं होगी। हुकूमत मंसूबा वापस लेने से इनकार कर रही है। इस पर उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत चाहे तो पूरे मुल्क पर रोलर चलवा सकती है, लेकिन यह मंसूबा गलत है और हुकूमत को इसे वापस लेना ही होगा। गुजरात पुलिस ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाद को अहमदाबाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। पुलिस का इल्जाम है कि तीस्ता जांच में ताउन नहीं कर रही है। दरअसल पेशी के लिए ले जाते वक्त तीस्ता सीतलवाद ने मुखालिफत करते हुए कहा कि वो क्रिमिनल नहीं है। रास्ते में कई बार वो यही कहती रही। सीतलवाद को उनके मुंबई के घर से हिरासत में लिया गया था। उन्हें सांता क्रूज पुलिस स्टेशन लाया गया। इसके बाद गुजरात एटीएस हफ्ते की रात उन्हें अहमदाबाद लेकर आई। इतवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। गुजरात पुलिस ने तीस्ता के खिलाफ हफ्ते के रोज ये एफआईआर दर्ज की थी। गुजरात दंगों के मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता, साबिक आईपीएस संजीव भट्ट और डीजीपी आरबी श्रीकुमार के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर साजिश रचने का मामला दर्ज किया है। अरे बेलाइन ये दाना मेडिकल I have a big bruise on my hand. The Dana Medical, this is what ATS did to me, and they are taking me to magistrate's court. Magistrate court, Ghee Pata court. भारत के सबसे बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी को नया चैंपियन मिल गया है। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीत लिया है। पिछले कुछ सालों में मुल्क में एक के बाद एक नई ताकतवर टीमें उभर कर सामने आई हैं। मध्य प्रदेश की खिताबी जीत भी इस फैक्ट की तस्दीक करती है। 2014-15 से अब तक 8 सीजन में 6 अलग अलग टीमों ने खिताब जीते हैं। मैच के आखिरी दिन मुंबई की दूसरी पारी 269 रन के स्कोर पर सिमट गई थी। इस तरह एमपी को जीत के लिए 108 रन का टारगेट मिला, जिसे उसने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहली पारी में मुंबई ने 374 रन बनाए थे, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश ने 536 रन बनाते हुए 162 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। साउथ अफ्रीका में एक नाइट क्लब में 17 लोगों की लाश मिली है। ब्रिगेडियर थोम्बैक्सी किनाला ने बताया कि हमें इत्तला मिली है कि नॉर्थ लंदन में वाक़े सिनरी पार्क के पास एक नाइट क्लब में 17 लोगों की मौत हो गई है। मौत की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। इस वाक़े की जांच की जा रही है। मरकजी हुकूमत ने आजहानी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के 2 दिन पहले रिलीज हुए SYL गाने को बैन कर दिया है। गाने को मूसेवाले के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से भी हटा दिया गया है। गाने में पंजाब और हरियाणा के बीच SYL यानी सतलज यमुना लिंक नहर के पानी को लेकर और कैद सिखों के मुद्दे पर लगातार तनाज़ा हो रहा था। इसे देखते हुए मरकजी हुकूमत ने गाने पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। अब भारत में यूट्यूब पर सिद्धू मूसेवाला का SYL गाना सर्च करने पर दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस कंट्री डोमेन लिखा रहा है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के SYL गाने को महज 2 दिन में ही 2,70,00,000 व्यूज मिल गए थे। गाना नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में था। गाने पर 3,30,00,000 कमेंट्स भी आ चुके थे। सिद्धू के कत्ल के 26 दिन बाद ट्रिब्यूट के तौर पर यह गाना रिलीज किया गया था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।